जयपुर पुलिस प्रशासन का भ्रष्टाचार चरम पर है। जयपुर पुलिस प्रशासन का भ्रष्टाचार चरम पर 498 ए और 304 बी धारा लगाने के बावजूद 2 महीने से ऊपर हो गए, लेकिन आरोपी को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। दहेज प्रथा और निरीक्ष का रजिया को पोस्टमार्टम करना बताकर दफना दिया गया, मगर अफसोस दीनदयाल अस्पताल को सैनिटाइज किया गया। ना कोई डॉक्टर क्वारंटाइन हुआ, ना ही दोनों परिवार के लोग क्वारंटाइन हुए। बार बार दहेज के लिए रजिया खान ने परेशान करने पर आत्महत्या कर ली, पर इस मामले रजिया ने आत्महत्या की या फिर हत्या की गई है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है नाज़बिन बानो। आपकी रजिया से कैसे? रजिया से मेरी नेशनल हॉस्पिटल, घाटगेट नेशनल हॉस्पिटल में मुलाकात। वो मेरी फ्रेंड, वो उसकी शादी पे हम दोनों की मुलाकात हुई थी। उसका ट्रीटमेंट चल रहा था प्रेगनेंसी का। सामने आपने बयान क्या दिया? मजिस्ट्रेट साहब के सामने मैंने ये बयान दिया है कि रज़िया मेरी बेस्ट फ्रेंड थी और हॉस्पिटल से उसकी और मेरी मुलाकात हुई थी, और मैंने उससे उसका मकान का एड्रेस पूछा तो उसने ससुराल का एड्रेस दिया था अपने सैयद कॉलोनी के अंदर, और मेरा पियर है कसाईयों की मोरी के अंदर, मकान नंबर 1527। तो मैंने उससे ऐसे पूछा, मैंने कि आपको कुछ ज़्यादा परेशानी लगती है मुझे? तो कहने लगी हाँ, मुझे मेरे ससुराल वाले तंग करते हैं। तो ज़्यादा मैं यहाँ पर बता नहीं पाऊँगी आपको। मेरा पियर है नागौरी खोह के अंदर, कभी वहाँ पर आओगी ना तो मैं आपको बताऊँगी, आप मेरी छोटी बहन जैसी हो। उसने मुझे ये कहा। तो मैंने उससे ये कहा कि मैं ससुराल में क्यों नहीं आ सकती, कि ससुराल में आओगी तो मैं आपको कुछ भी बता नहीं सकूँगी, और ससुराल वाले मुझे बेहद परेशान करते हैं। तो मैं शादी के उसके मतलब वो मुझे मिली थी नेशनल हॉस्पिटल में, उसके 1 महीने बाद में मैं उसके वहाँ गई ससुराल के अंदर। और ससुराल के अंदर मैं वहाँ इसलिए गई कि उसके ससुराल के अंदर उसके सास ससुरों ने किराए से मकान दे रखे हैं, तो मैं किराए के रूम के बहाने से गई उसके ससुराल के अंदर। तो जब मैं गई तो उसकी सास आई पहले, तो उसकी सास पूछी कि कौन हो आप? तो मैंने कहा आपके यहाँ पर किराए से रूम देते हैं। तो उसकी सास ने कहा हाँ देते। आपको किसने बताया? मैंने कहा मुझे आपकी बहू रजिया ने बताया, वो मेरी फ्रेंड बन गई ना इसलिए। तो बोली हाँ देती तो हैं। तो फिर वो बोली कि मेरे बेटे से बात कर लो। तो उनका बेटा आ गया, रजिया का जेठ, आशिद नाम था उसका। तो वो आया ना, तो एकदम से उसने मुझसे मेरी आईडी मांगी कि यहाँ पर जो भी किराए से रूम देता है ना तो अपनी आईडी यहाँ पर देता है। तो मैंने उनको अपनी आईडी दे दी। तो मैंने ऐसे कहा इसकी स्टेट ले लो। उसने ऐसे कहा कि अभी तो स्टेट वाले की शॉप खुली नहीं है, आप इसकी ये जो ओरिजिनल है ना आपकी 2-3 दिन बाद में आकर के ले जाना। तो मैंने उसकी ओरिजिनल आईडी उसके पास में छोड़ दी, और आज तक वो आईडी उसके पास में ही है मेरी, उसने मुझे अभी तक लौटाई नहीं है। तो फिर मैंने उससे ऐसा कहा कि मुझे रजिया से मिलवा दो। तो वो रजिया के रूम तक मुझे ले गया और बता दिया कि रजिया का रूम है, आप मिल लो उससे। तो मैंने जैसे ही दरवाजे पर लॉक करा तो रजिया निकल के बाहर आई, तो उसके हाथ पैरों पर गर्दन पे नीले नीले निशान थे। तो मैंने उससे इशारों से पूछा, तो उसने मुझे चुपचाप कर दिया। कहने लगी तुम घर पे आओगी ना नागौरी को, मैं जब बताऊंगी तुमको, अभी तो मैं कुछ बता नहीं सकती। और उसका हस्बैंड भी अंदर ही बैठा हुआ था। और शादी के जब मैंने उससे पूछा उसके ससुराल में ये वाली बात, तो फिर वो घर पर आई 1 महीने बाद में। फिर मैं भी वहीं चली गई नागौरी को अपने पियर। तो हम सब लोग बैठे हुए थे, तो मैंने उससे पूछा, हम सब ने उससे पूछा कि नीले नीले निशान किस चीज़ के हैं। कई लोगों ने मेरे साथ मारपीट करी है, और मारपीट करते हैं लोग मेरे से, पैसों की मांग करते हैं, दहेज की मांग करते हैं, और ज़्यादा कुछ बोलती हूँ तो ये मुझे और भी ज़्यादा जुल्म जास्ती करते हैं, मुझे खाने के लिए नहीं देते और नौकरों की तरह मेरे से काम करवाते हैं। तो हम सब ने बोला कि इसके लिए कुछ कार्रवाई करें। तो उन्होंने कहा कार्रवाई करोगे तो अपने बेटे से हाथ धो बैठोगे, समझ लो कि मैं मर चुकी तुम्हारे लिए। तो हमने वजह पूछी तो बोले वजह कुछ भी नहीं है, बस ये देख लो कि मैं मर चुकी तुम्हारे लिए, मेरे में कुछ नहीं है। अगर ये ऐसा ही करना है ना तो सबसे पहले मुझे जहर दे दो, फिर उसके बाद में तुम उनकी कार्रवाई कर लेना। तो हमने उससे बोला ऐसा क्यों, कि ऐसा करोगे ना तो ऐसे भी मुझे मार देंगे, तो ऐसे भी मैं मर जाऊँगी। तो फिर नीले नीले निशान हमसे उससे पूछा कि ये जो धब्बे से हैं तुम्हारे भाई, ये काई चीज़ के हैं? तो कहने लगी ससुराल वाले मुझे ऐसी दवाई देते हैं, तो ऐसे बोलते हैं कि ये वेट कम करने की दवाई। ना तो उन्होंने मुझे कोई स्लिप दिखाई, ना कोई लेबन दिखाया, कुछ नहीं दिखाया मेरे को, और पूछते हैं तो मुझे कुछ बताते ही नहीं। फिर हमने पूछा कि दवाई कौन देता है? तो उसने कहा कि मेरा हस्बैंड देता है ये दवाई मेरे को अपने हाथों से। और मैंने सीता से पूछा काई की दवाई? तो उसने बोला कि वजन लॉस होने की दवाई है, ये वेट लॉस होने की दवाई है। बस इससे ज़्यादा वो मुझे कुछ भी नहीं बताता, और बस हमेशा मारपीट और मेरे साथ में जुल्म जास्ती करते हैं। आपका नाम? मोहम्मद जावेद। रजिया की आपकी बहन थी? मेरी बड़ी बहन थी। उसके साथ क्या हुआ था? उसके साथ साहब ये हुआ था, हमने एक बार इसके ससुर साहब को पावन कराया था, नागरिकों थाने थे। जब ये हमारी बहन को थाने पे लेके आते, और वैसी डरी हुई सेमी भी आई थी, वो हमसे बात में फ़ोन करके बोलती कि पापा ये केस यहाँ ही ख़त्म कर दो, मेरी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। उस चीज़ को हमने वहीं ख़त्म कर दिया। उसके बाद फिर हमने फरवरी में माणक चौक थाने में फिर इनको पावन कराया। उससे 2 दिन पहले ये हमारे से दुकान पर आए और बाप बेटे झगड़ा करने लग गए, हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। हमने
फरवरी में इनको फिर दोबारा पावन कराया। उसके बाद पावन कराने के बाद ही हमारी बच्ची पर अत्याचार करने लग गए। बहुत कम हमारी बच्ची से खुद के फ़ोन से बात कराते और ना हमें हमारी बच्ची से मिलने दी। उसके बाद इन्होंने हमारी बच्ची पर अत्याचार स्टार्ट कर दिया। 24 मई को हमारी सिस्टर को हमने फ़ोन किया, हमारी वालदा ने, और उनसे बात की। राजी खुशी बात हुई। ईद के एक दिन पहले हमारी बहन ने हमारे से 1 घंटे बात करी। बात होने के बाद सुबह 7:30 बजे ये फ़ोन करता सिकंदर कि आपकी बच्ची की हालत सीरियस है, आप फ़ौरन आ जाओ गनगोरी हॉस्पिटल। इनने ना हमारे से ये पूछा कि भाई खाजा भर्ती कराना है और क्या बात हो गई। हम वहाँ पर गए तो हमारी बहन की हालत बहुत ख़राब थी और वो उससे बोला भी नहीं जा रहा था। वहाँ पर तीसरे माले पे खाली हमारी बहन एडमिट थी। ना कोई इसको उपचार हो रहा था, ना कोई इस पर ग्लूकोज की बोतलें लगी हुई थी, ना कोई डॉक्टर की देखरेख कर रहा था। वो सिंगल बेड पे खाली वो अकेली थी और कोई मरीज़ नहीं था। उसके बाद हमने पूछा कि भाई हम इसे प्राइवेट हॉस्पिटल में हम इसका इलाज करा दें। उन्होंने हमें मना कर दिया, बोला नहीं, इलाज हम ही कराएंगे और आप बेचिंता रहो, हम आपकी बहन को बिल्कुल सही सलामत कर लेके जाएंगे घर पे। उसके बाद ही हमें टल्ले मारते रहे कि हाँ सही है, हो रहा है, अभी हम यहाँ लेके जा रहे हैं, अभी सोनोग्राफी के लेके जा रहे हैं, अभी ये लेके जा रहे हैं। उसके बाद हम 9 बजे घर आए थे। उसके बाद फिर ये हमें फ़ोन करते हैं कि आपकी बच्ची की हालत ख़राब है, डॉक्टर यूँ बोला 10 मिनट में बच्चा निकालना बहुत ज़रूरी है, माँ या बच्चा दोनों मर सकते हैं। हम वापस गए, इन्होंने ये बोला हमें कि हमने इसके पेट में ट्यूब डलवा दी है, डॉक्टर ने ये बोला है नॉर्मल हो जाएगा, इस घबराने वाली कोई बात नहीं है। सुबह हम गए तो हमारी बच्ची मर चुकी थी। उसके बाद भी हमें चक्कर मारते रहे कि आपकी बच्ची सही है, थोड़ा कोरोना गया, हम वहाँ लेके जा रहे हैं। 12 बजे मैंने से कॉल किया तो इन्होंने बोला कि आपकी बहन की सांसें चल रही है, और 2 बजे कॉल किया तो बोला उसकी मृत्यु हो गई। इसकी मरने की सूचना कब दी आपको? इसकी मरने की सूचना में हमें इन्होंने दी 2 बजे। 12 बजे तक तो ये बोला कि इसकी सांस चल रही है, वो रिकॉर्डिंग है मेरे पास। तो आप क्या आरोप लगाना चाहते हैं उन पे? उन्होंने हत्या की है या उसके? मेरी बहन की हत्या कर दी गई है, क्योंकि उसके चेहरे पे लाल लाल निशान हो रहे थे, मारपीट के निशान थे। 24 तारीख की जब उन्होंने बात की थी बिल्कुल राजी खुशी थी। उन्होंने ये तक बोला था, बोला अम्मी 1500 रुपये भाई के हाथ भेजना, मुझे लेने भेजना, मैं चूड़ी पहन के आऊँगी। अचानक ऐसे क्या हुआ जो 4 घंटे में मेरी बहन की तबीयत इतनी सीरियस हो गई कि वो मर गई। धारा कौन कौन सी लगाई गई? धारा कौन कौन सी लगाई गई है? धारा 496A लगाई गई थी। उसके मार्फत भी हमारा दहेज का सामान अभी तक हमें नहीं दिला गया। प्रशासन हमारे पे ध्यान नहीं दे रही है, ना उस पर कोई एक्शन लिया गया। वो आरोपी अभी तक बाहर घूम रहे हैं। आयोग क्या कह रही है? आयोग क्या कह रही है? आयोग कह रही है बस कि आपकी बहन को कोरोना था, वो कोरोना से मरी है, और कोई जवाब हमें देती नहीं है। बस ये 2 बोल के बाद टाल देती है, और ना हमारा दहेज का सामान अभी तक दिला गया है। मेरी बहन दिसंबर के अंदर 4.5 लाख रुपए अम्मी से उधार लेके गई थी कि अम्मी इनकी नौकरी चली जाएगी, फांसी लगाने की धमकी दे रहे हैं, 4.5 लाख रुपए दे दो मैं। अम्मी ने 4.5 लाख रुपए कैसे न करके उधार लेकर के दे दिए इसको। वो पैसे भी हमारे पास आज तक नहीं आए। आयोग का नाम क्या है? आयोग का नाम है ममता श्रीवास्तव।